हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने एनसीईआरटी को लेकर आ गया हूं। और दोस्तों, एनसीईआरटी के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की। कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? हम लोग क्लास 9th की बात कर रहे हैं। और 9th में हम लोगों ने शुरू किया है इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं पहले एनसीईआरटी के माध्यम से आपके इस कमी को दूर करूंगा। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, जैसा आपको पता है कि व्यक्तियों को एक संसाधन के रूप में समझा जाता है, इसीलिए उनको मानव संसाधन कहा जाता है। तो आज उसी से संबंधित हमारा ये पूरा टर्म हम लोग सीखने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ पर हमको किस तरह से पढ़ाई करना है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से साथ देते रहिए, बहुत जल्दी आपका इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले अवलोकन में बता रहा है कि संसाधन के रूप में लोग, ये जो अध्याय है दोस्तों, आखिर में इस अध्याय का ये नामकरण क्यों किया गया? जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने के प्रयास को दिखाया गया। नहीं समझ में आया ना? अक्सर ऐसा ही होता है, इकोनॉमिक्स में आपको उसकी बातें नहीं समझ में आती है दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, छोड़ो इस टॉपिक को, छोड़ो, आप यहीं पे ब्रेक करो 1 मिनट के लिए। कुछ आपको मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों। बहुत सारे लोग होंगे जो इस जनसंख्या को निगेटिव पॉइंट में देख रहे होंगे हैं कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या हर चीज़ की समस्या है। ये अगर जनसंख्या कम होती तो हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। इस जनसंख्या को हमेशा वो नकारात्मक लेके चलते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जहां आपको समझ में आएगा कि जनसंख्या को नकारात्मक नहीं दोस्तों, धनात्मक रूप से लेके चलना चाहिए। कैसे? आज जिस जनसंख्या को हम कारण मान रहे हैं तमाम, चाहे जनसंख्या विस्फोट को कारण माने, चाहे अधिक जनसंख्या होने के कारण ये सिस्टमेटिक रूप से मैं इनको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे कुछ भी माने, तो ये बढ़ती जनसंख्या जो है, ये अगर बुराई है, ये अगर अभिशाप है, तो एक वरदान भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम सभी व्यक्तियों में एक स्किल को डेवलप कर दें, अगर हम हर एक व्यक्तियों में एक स्किल को डेवलप कर दें दोस्तों, तो याद रखो यही मानव हमारे लिए संसाधन बन जाता है। और आपको तो पता है कि संसाधन कितने काम का चीज़ होता है। मैं आपको कहानी बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए आपको 10 लोगों को पालन पोषण करना है। अब 10 लोगों को पालना बड़ा कठिन काम है। 10 लोगों को पालना बड़ा कठिन काम है। कैसे आप 10 लोगों का खाना पीना, जो भी तमाम खर्च हैं, उसको आप कैसे मैनेज करोगे? बहुत कठिन काम है। लेकिन ज़रा ये सोचो कि अगर इस 10 में से एक लोग डीएम बन जाए, इस 10 में से एक लोग डॉक्टर बन जाए, इस 10 में से एक लोग इंजीनियर बन जाए, इस 10 में से एक लोग जो है कोई ओनर बन जाए, इस 10 में से कोई आपका सीए बन जाए, इस 10 में से कोई आपका एडवोकेट बन जाए, तो दोस्तों क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब यही 10 लोग हमें क्या दिखने लगते हैं कि वाकई यार कि जनसंख्या बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, ये डीएम जो वर्ड है, जो डॉक्टर वर्ड है, जो एडवोकेट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और ओनर, ये जो वर्ड है दोस्तों, ये आखिर में वर्ड है क्या? एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये व्यक्तियों के अंदर एक स्किल डेवलप कर दिया गया। तो आप की जनसंख्या चाहे जितनी भी अधिक हो, अगर आप स्किल्ड पीपुल हो, ठीक है, अगर आपके अंदर कोई स्किल डेवलप कर दिया गया है, तो जान लो यही जनसंख्या हमारे देश को इतने आगे लेके जा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, वही आपको यहाँ समझाने की बात कर रहा है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या हुआ है। मतलब ये जो जनसंख्या है हमारी लाइबिलिटी नहीं भाई, ये हमारी लाइबिलिटी। इसको बोझ मत समझो। दायित्व मतलब बोझ, दायित्व मतलब अभी आप क्या समझो, अगर दायित्व का अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हो तो दायित्व का मतलब आप समझो बोझ। जनसंख्या हमारे लिए बोझ नहीं है, जनसंख्या हमारे लिए संपत्ति है। यही आज आपको इस चैप्टर में समझाएगा, ठीक है, कि कैसे जनसंख्या को हम संपत्ति माने। अब ये लाइन क्लियर हो गई? तो इकोनॉमिक्स है, जब तक ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। अब तो घुस गया ना आपके दिमाग में कि हमको जनसंख्या को कभी दायित्व तो नहीं मानना है। हमको जनसंख्या को क्या मानना है कि जनसंख्या हमारे लिए परिसंपत्ति है, वो हमारे लिए एसेट्स है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, केवल यही 3 सेक्टर में, तो एग्जाम्पल ले रहा है कि अगर आप एजुकेशन में निवेश करो, ट्रेनिंग में निवेश करो, ठीक है, मेडिकल में निवेश करो, तो ऐसे में वही जनसंख्या मानव पूंजी में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का एक भंडार है, एक स्टॉक है।
समझ रहे हो। तो अभी जैसे आपको हम शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप शिक्षित हो जाओगे दोस्तों तो इसमें से बहुत सारे लोग क्या होंगे, अलग अलग सेक्टर में पहुंच जाएंगे। कोई पता चला आईएएस क्वालिफाई कर रहा है, कोई आईपीएस क्वालिफाई कर रहा है, कोई आईएफएस बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई लोअर सबऑर्डिनेट क्वालिफाई कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है, कोई जो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, कोई सेल टैक्स ऑफिसर बन गया, ठीक है, कोई राजस्व निरीक्षक बन गया, कोई लेखपाल बन गया। तमाम चीज़ें आपके पास है, बहुत सारे ऑप्शन है। कोई टीचर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। आप सोच नहीं सकते हो, सिर्फ एक माध्यम शिक्षा, और आपने क्या किया, स्किल डेवलप किया। और यही जो अभी तक जनसंख्या थी, जैसे अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अभी तक आप जो है इस देश के नाम पर एक बोझ समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई दिशा देने वाला नहीं था। तो अगर आपके पास दिशा नहीं था तो आप ही, अब ये जनसंख्या क्या हो गई, फालतू जनसंख्या हो गई। क्यों? क्योंकि आपको अगर एक दिशा नहीं मिलेगा, वो भी समय रहते, अगर समय रहते आपको दिशा नहीं मिलेगा दोस्तों, तो फिर आपका जो स्किल है वो दब जाएगा। और अगर स्किल दब गया तो आप कभी उभर नहीं सकते। आप अपने ऊपर लागू करो इस चीज़ को। आप स्टडी 91 से ज्वाइन हुए, ठीक है, आपको यहाँ पे शिक्षा मिल रही है, आपके मन लायक शिक्षा मिल रही है, ठीक है, एकदम जितने लोग भी हैं, मैं बहुत मतलब ज़्यादा 95% लोग संतुष्ट हैं। तो मैं मानता हूँ बाकी 2-4% लोग संतुष्ट न भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं, तो मैं तो इंसान हूँ यार, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप संतुष्ट हो, इसका मतलब कि आप मानव पूंजी का निर्माण कर रहे हो। आप ही मानव पूंजी हो, आप ही क्या हो, मानव पूंजी हो, आप ही क्या हो, ह्यूमन कैपिटल हो। आइए परिचय कराते हैं इस चैप्टर के बारे में, थोड़ा स्पीड में लेके चलूँगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। नहीं समझ में आया फिर से, अक्सर ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स में समझ में नहीं आएगा, मुझे बहुत इत्मीनान से समझाना पड़ेगा। देखो ये बता रहा है कि जो उत्पादन है ये कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में, जैसे आपके अंदर, अरे प्रोडक्शन माने सामान नहीं होता यार कि सामान बनाओगे, बैठ के टॉफ़ी बना रहे हो, बैठ के बिस्किट बना रहे हो, बैठ के नमकीन छान रहे हो, ये प्रोडक्शन नहीं होता मेरे भाई। प्रोडक्शन ज्ञान का भी होता है। जो कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे मैं भी एक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं लोगों को शिक्षित करके भी एक प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ। तो याद रखो, जो प्रोडक्शन होता है कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करता है, ठीक है, किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करता है। हमें इससे ये पता चलता है कि किस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या क्या है और उससे उत्पादन कितना है। क्यों? क्योंकि यही उत्पादन दोस्तों उस देश के जीडीपी में नज़र आता है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन यहाँ तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है, आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। पहली बार सुन रहे हैं ना, आगे मैं इस पॉइंट पर क्लियर करूँगा, थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। देखो सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जब इस ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो भी आदमी हमारे देश के बाहर रह रहे हों और वो जो पैसा कमा रहे हो, अगर उस पैसे को यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर आ जाएंगे। आप कहाँ पर आ जाएंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये मैंने क्या लिखा है, NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त की गई आय। विदेशों मतलब कि हमारे लोग भाई बाहर काम कर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति कनाडा हैं, बहुत सारे व्यक्ति अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, सऊदी अरबिया, तमाम देशों में लोग हमारे देश के गए हैं, बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग इंडिया में पैसा भेजते होंगे कि नहीं, कमा वहाँ पे रहे हैं, पैसा कहाँ भेज रहे हैं, इंडिया में। तो यही बता रहा है कि उनका पैसे को यहाँ जोड़ दो, तो जैसे ही जोड़ोगे कहाँ पहुँच जाओगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पे। इसलिए बात यहाँ पे किसकी कर रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पे। क्यों? क्योंकि पूरी जनसंख्या की बात करेगा तो हमारी जनसंख्या हमारे देश के अलावा विदेशों में भी है, तो उनको भी हमको लेके चलना है। तो ही बता रहा है आपसे कि उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान देने की क्षमता पर बल देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 लोग हमारे देश में हैं, हर आदमी ने 10-10 रुपया दिया, तो यहाँ पे 1000 रुपया जुट गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इस 100 में से 10 लोग बाहर हैं और इसने भी 10-10 रुपये दिए, तो 100 और जुड़ गया ना। तो मतलब अभी तक हमारा 1000 था, तो अब ये चीज़ अमाउंट बढ़ के कितना हो गया, 1100 हो गया। तो क्या आप इसको काउंट नहीं करोगे, आप ओवरऑल को काउंट करोगे, और यही तो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक तरह का संसाधन माना जाता है, ठीक है। जनसंख्या भी हमारे लिए संसाधन है, एक मानव संसाधन। कौन सा संसाधन? एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम लोग इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जैसे हम सोचते हैं यार इतने बड़े जनसंख्या को भोजन की व्यवस्था कैसी दी जाए, उनके शिक्षा की व्यवस्था कैसे किया जाए, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान कैसे रखा जाए। अगर इन सब समस्याओं पर विचार करते हैं तब हमें लगता है यार कि जनसंख्या बड़ी खतरनाक चीज़ है। लेकिन
जब इस विद्यमान मानव को संसाधन समझें, अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा इसको विकसित किया जाए, तब यही मानव हमारे सामने मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। यानी क्या कहलाता है आपका? ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन। ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन यही मानव पूंजी निर्माण होता है कि उनके अंदर हम किसी भी तरह से एक स्किल डेवलप करें। और स्किल कैसे डेवलप हो सकता है? तो स्किल डेवलप करने का सबसे जो मूल रास्ता है वो क्या है आपका? वो आपका शिक्षा है, शिक्षा। ठीक है, याद रखिए। तो कह रहा है कि जो भौतिक पूंजी के निर्माण की भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। और अगर स्किल डेवलप हो गया, आज बताओ, आज 1,68,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, इतने लोग अगर पढ़ेंगे, ये लोग शिक्षित होंगे, तो क्या हमारे देश में भौतिक पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है? हो रहा है। आगे चल के आप लोग क्या देश में तरक्की नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। क्या आपका योगदान हमारे देश में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही तो मानव पूंजी शक्ति है। ठीक है, मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा किया जाता है। यही भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। आगे चल के कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलेगा। अरे प्रतिफल माने क्या? कि अगर गवर्नमेंट आप पे निवेश कर रही है तो क्या गवर्नमेंट को प्रतिफल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे आप कमाओगे तो तभी तो उसको टैक्स दोगे। जब आप कमाओगे तभी तो टैक्स दोगे, तभी तो उसको कर दोगे, तभी तो वो आपसे जो उसकी आय होगी तो प्रतिफल तो मिलेगा भैया, जरूर से मिलेगा। तो अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में प्रत्यक्ष देखा जाए। दोस्तों, ये बार बार स्वास्थ्य को क्यों लेके चल रहा है? दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए एक तो शिक्षा जरूरी है, दूसरा स्वास्थ्य जरूरी है। ये बहुत मस्ट है स्वास्थ्य। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ दिक्कत हो गया तो फिर सारी शिक्षा फेल हो जाएगी। तो स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि भैया कमाने के लिए स्वस्थ तो रहना पड़ेगा ना। बताओ, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। यहाँ बता रहा है कि अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि सर ये कैसे संभव हो सकता है, तो याद रखिए कि भारत की हरित क्रांति को एक नाटकीय उदाहरण के रूप में आप ले सकते हो। किस प्रकार से शुरुआत में हमने देखा था कि उत्पादन, अच्छा इसको छोड़ो, मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, इसके कहने का मतलब है दोस्तों, शुरू में दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि जब ये हरित क्रांति नहीं आती तब की बात करूँ, मतलब 1960 के दशक के पहले की बात करूँ, तो दोस्तों उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता था। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ना पालमपुर की खेती के बारे में। वहाँ हमने क्या देखा कि उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भूमि जो है वो सीमित है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बाद में जैसे ही हरित क्रांति आया, यही प्रोडक्शन बढ़ गया। 1300 किलो प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन होता था वो बढ़ के 3200 किलो प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो गया। किसानों की आय में भी लगभग 4 गुना की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों, जो चीज़ें नहीं बढ़ सकती थी वो चीज़ें यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है, तो कैसे बढ़ गई? क्यों? क्योंकि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। ये आपको ये बताने का प्रयास कर सकता है दोस्तों कि जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हमने क्या किया कि जो दुर्लभ भूमि थी उसमें भी जो उत्पादकता होती थी उसकी भी उत्पादकता को बढ़ा दिया। अब समझ में आया? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति जो हुई, ये भी एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया, ये आप देख सकते हो। दोस्तों, ये बच्ची इस छोटे से बच्चे से पूछ रही है, दोनों हालांकि बच्ची है। ठीक है, तो ये पूछ रही है क्या मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि और श्रम के समान है? तो लड़का बोल रहा है कि नहीं, है उससे भी अधिक है। फिर वो पूछ रही है कि मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा, डॉलर के समान है? वो बोला नहीं, ये उससे भी ऊंची चीज़ है। ठीक है, तो आप समझो बहुत ऊंची चीज़ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव पूंजी क्या है तो आप हमसे पूछो तो मैं कहूँगा यही मानव पूंजी है। एक डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा है, एक टीचर लोगों को पढ़ा रहा है, एक आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक दर्जी कपड़े की सिलाई कर रहा है। ये सारे जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम, इसी को क्या बोला जाता है? प्रोडक्टिव वर्क। आपके जीवन में आपको प्रोडक्टिव वर्क करना है कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो। ठीक है, तो यही चीज़ें क्या है, यही तो मानव पूंजी है। ठीक है, 2.1 चित्र को देख लिया। इसको देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, दर्जी, ये सब अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार की परिसंपत्ति हैं? जाहिर सी बात है, और संपत्ति हैं। जो कुछ नहीं करते हैं वो लोग क्या हैं? वो लोग अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व हैं, लाइबिलिटी हैं। लेकिन हम तो संपत्ति हैं। आप भी ठाठ से कहिए कि हम भी अपने देश की क्या हैं? संपत्ति हैं। हम अपने देश के दायित्व नहीं हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे होंगे जो अपने बाप और माँ बाप पे बोझ होंगे। ठीक है, कौन से लोग माँ बाप पे बोझ होते हैं? जो अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करते। आज ये कहानी आपका दिमाग खोल देगी, ये चैप्टर आपका दिमाग खोल देगा। ऐसी ऐसी कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं। सारी कहानियाँ मैं सुनाऊँगा आज। ठीक है, आज कहानी सुनाने के मूड में हूँ। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है,
दोस्तों यहाँ बार बार कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बात कर रहा है उच्च आय की, ठीक है। कह रहा है उच्च आय अगर किसी के पास है, इनकम अगर किसी के पास ज़्यादा है, तो उससे न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। दोस्तों बताऊँ आपको मैं, हमारा देश का जो प्रोग्राम है वो पता है क्या करता है? वो प्रोग्राम कहता है कि अधिक धनी व्यक्तियों को धनी करो और गरीब व्यक्तियों को गरीब करो, गरीब व्यक्तियों को गरीब करो, गरीब व्यक्तियों को गरीब करो। वजह है उसकी उनकी सारी पॉलिसी अमीरों को लेके होती है, क्योंकि गरीबों पे पॉलिसी बना के देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। बुरा लग रहा है सुन के? बुरा लग रहा है तो लगे, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स से ही है, यही अर्थशास्त्र है और यही अर्थव्यवस्था है। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी लाभ होता है। क्यों भैया? जिसकी इनकम होगी उससे सबको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि अधिक शिक्षित, अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं, उनको भी वहीं से लाभ मिलता है। दोस्तों जब एक व्यक्ति पढ़ता लिखता है, आगे बढ़ता है, क्यों? जब उसके पास पैसा होगा तभी वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। पैसा नहीं तो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। आपने बोला क्या? आज यूट्यूब आ गया है और ये सारी चीज़ें, ये बंधन से आप मुक्त हो गए हो, वरना बिना पैसे के आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे। आगे आपको कहानी सुनाऊंगा और आप मानोगे मेरी बात को, सुनते रहो खाली मेरी बात को, ठीक है। कह रहा वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत आगे है, बशर्ते इन मानव पूंजी को आप पूंजी समझ लें। क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। जितने भी संसाधन इस धरती पे हैं उन सभी का उपयोग करने वाला एकमात्र प्राणी कौन है? मानव, ठीक है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकती है, लेकिन मानव अपने आप में बहुत उपयोगी होता है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। हम कई सालों से देख रहे हैं कि ऐसा होता चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। आपके दिमाग में आया कि सर कैसे हम जो है अपने यहाँ के मानव को पूंजी में कन्वर्ट करें? तो उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए। जब अपने इन सभी पे व्यवस्था करेंगे तब जाके यही ह्यूमन किस में बदल जाएगा? एसेट्स में बदल जाएगा। दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। शकल की कहानी, विलास और शकल की कहानी आज आपको सुननी है। ये शकल की कहानी करें, दो मित्र थे, एक विलास था और एक शकल था, जो एक ही गाँव जिसका नाम था सेमापुर, वहाँ पर रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। घर के कामकाज में वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक परीक्षा पास की, मतलब हाई स्कूल की परीक्षा पास की, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस गाँव के स्कूल में नाम लिखाने पर जोर देते थे, जिनमें उसने शीघ्र ही प्रवेश पा लिया। दोस्तों पढ़ने के लिए प्रेशर किया, कंडीशन अच्छी नहीं थी। पिता जाके खेतों में काम कर रहा है, माता घर का काम कर रही है, चाचा एक बोझ बन के बैठा हुआ है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही। घर में दो छोटे छोटे और भी बच्चे हैं, सीतू मितू, तो ये भी बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिता ने शकल को पढ़ाना चाहा। शकल शीघ्र ही प्रवेश पा लिया स्कूल में। उसने पढ़ना शुरू किया। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा पास की, मतलब कक्षा 12 की परीक्षा पास की। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राज़ी कर लिया कि बेटा तुम आगे भी पढ़ोगे। उन्होंने शकल के लिए एक कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया कि बेटा तुम एक कंप्यूटर कोर्स कर लो। इसके लिए उनको कर्ज भी लेना पड़ा। देखो हालत बुरी है, लेकिन हालत से निकलने के लिए, इस हालात से बाहर निकलने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ में ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसे एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे क्या कर दिया? उसे पदोन्नति दे दी, प्रमोशन दे दिया। इसके बाद तो उसकी इनकम भी बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ गई। समझ में आ रहा है?
अब चलिए आगे बताता हूँ। अब सुनिए आप बिलास की कहानी। बिलास की कहानी, शकल की कहानी सुन लिया ना, बिलास की कहानी सुनिए। बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वह शकल के गांव में ही रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। ये तो कहर ढा गया यार, है कि नहीं। उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से कुछ मछलियाँ खरीदती और निकट के मंडी में बेच देती थी। उससे उसको कुछ पैसे मिलते थे। वह दिन भर में 20 से 30 रुपए ही कमा पाती थी। बिलास घर बैठे बैठे, उसने कुछ नया नहीं करना चाहा। घर बैठे बैठे वो गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। जब इंसान पढ़ेगा नहीं शुरू से तो रुचि कैसे होगी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था, तो कम से कम क्या हुआ, वही कम ही पैसे में क्या करने लगा, वही काम, वही मछली बेचने का काम करने लगा। आप बताइए दोस्तों, इन दोनों मित्रों के बीच आप क्या अंतर पाते हैं, वे कौन कौन से अंतर हैं। और आप भी अपने गांव में जाइए, अगर इस तरह का परिस्थिति मिलता है तो उस परिस्थिति का अध्ययन करिए। इन दोनों व्यक्तियों में अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि बिलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि बिलास घर बैठे बैठे गठिया का रोगी बन चुका था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन भी नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की, वहीं शकल को नौकरी भी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ बिलास काम करता रहा जो वही उसकी माँ करती थी, यानी मछलियाँ बेचने का काम। अपनी माँ की तरह ही परिवार को पालने पोसने में उसकी आय बहुत कम थी और इस तरह से उसका पूरा जीवन बीत गया। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। धीरे धीरे पदोन्नति हुई, धीरे धीरे प्रमोशन करता गया, आगे बढ़ता चला गया। उसके आय में वृद्धि हुई, उसके प्रतिष्ठा मान में वृद्धि हुई। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ बिलास के जीवन में क्या हुआ, बिलास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे उसकी और सामने शकल के क्या हुआ, इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि होती चली गई। दोस्तों, आप स्टडी 91 पे रोज़ क्लास लेते हो, पर डे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ये बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है और जितना उत्पादकता बढ़ेगा हमारा देश उतना आगे जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल भी मिलता है। जैसा व्यक्ति चाहे वैसा प्रतिफल पा सकता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक, नाम सुनिए, अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड, जिसके पास कोई भी स्किल नहीं था तो अनस्किल्ड लेबर की तरह काम करता और उसकी तरह वेतन पाता। 50, 60, 80, 100 रुपये में गुजारा करना पड़ता प्रतिदिन का। वहीं आप दूसरे व्यक्ति का देखते हैं, वो आगे निकल चुका था, ठीक है। मानव संसाधन में दोस्तों शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। अगर सरकार इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर दे, ठीक है, शिक्षा की और चिकित्सा की व्यवस्था कर दे, ठीक है, जहां मुफ्त में लोगों की शिक्षा और मुफ्त में चिकित्सा प्रोवाइड कर दें, तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, निवेश करने से सरकार को भविष्य में उच्च प्रतिफल की प्राप्ति होगी। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही है। जैसे हम लैंड में निवेश करते हैं, कैपिटल में निवेश करते हैं, ठीक उसी तरह से व्यक्तियों के ऊपर भी निवेश करना चाहिए। व्यक्ति शेयरों तथा बांडों में भविष्य के उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है, तो व्यक्ति भी हमारे लिए ही करेंगे, ठीक है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। दोस्तों, अगर बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट किया गया तो इनकम पे जो देगा वो देगा, और इसी तरह से अगर समाज को एक बदलने का कार्य कर सकता है वो बच्चा, ठीक है, तो इस तरह से करना चाहिए। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। जो माँ बाप शिक्षित होते हैं वो बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा निवेश करते हैं। उनके पास सोचने समझने की फुर्सत नहीं होती है। वो बच्चा पैदा होता है तभी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा चीज़ सोचते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा महत्व का अनुभव किया है। आज आप पढ़ रहे हो तो क्या आप चाहोगे कभी आपका बच्चा जो हमारा छाप बन के घूमता रहे? नहीं, आपने शिक्षा के महत्व को समझा है तो आप उसके लिए बेहतर सोच पाएंगे। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह से इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप
अगर हम ऐसे माँ बाप की बात कर लें जो अशिक्षित हैं, जो अस्वच्छता में रहते हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं, तो वो माँ बाप भी एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह की सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ऊपर गलती क्या हुई, तो देखिए ऊपर गलती ये हुई कि दोस्तों कि एक बच्चे के जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो माँ का फ़र्ज़ बनता है कि माँ मेहनत करे। अगर वो चाहिए होती तो वहाँ बदलाव लाई होती, बच्चों को प्रेशर करके पढ़ाई होती, अगर पढ़ाई होती तो उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ा होता, लेकिन उसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोषी होता है, कोई ना कोई दोषी होता है। तो आप याद रखो, आपको आगे बढ़ना है, आपको उठना पड़ेगा। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो भी पढ़ता है। अब्राहम लिंकन की कहानी आपने पढ़ा है ना, कैसे कैसे उन्होंने रोड पर जो है दोस्तों के रोड लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा है। तो दोस्तों वैसे आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो इतनी सुख सुविधाएं मिल गया है, आपको मोबाइल मिल गया, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। आप अपनी कमाई से मोबाइल खरीदे हो क्या? आपके माँ बाप ने व्यवस्था किया है। तो दोस्तों इस चीज़ का सदुपयोग करिए और उनको एक प्रतिफल दीजिए, अपने जीवन को एक दिशा दीजिए। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर विशेष निवेश किया है। जापान इसीलिए आगे है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यह विकसित धनी देश है, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। दोस्तों वहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा खनिज नहीं मिलता, वो तो खनिज दूसरे देशों से खरीद लेते हैं, तब मैन्युफैक्चरिंग करके और बेचते हैं, उसके बाद भी दुनिया का सबसे अच्छा आइटम वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे संभव है? तो मानव संसाधन से ये संभव है। वे कैसे धनी बने, कैसे विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल प्रयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से देश धनी और विकसित बने। समझ में आ रहा है आपको? आइए और बातें करिए। आगे आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं और पुरुषों के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में समझा रहा है। कह रहा है बिलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि बिलास जो है मछलियां बेचता था और सकल को फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जो आपके इकोनॉमिक्स में पूछता है। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीय क्षेत्र होता है, एक तृतीय क्षेत्र होता है। इन 3 क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों ये क्या आता है आप याद रखिए, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। ये सारी प्रक्रिया किसमें आती है? ये सब प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। ठीक है, और याद रखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे कम योगदान देता है जीडीपी में, सबसे कम योगदान देता है। ठीक है, और अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें विनिर्माण शामिल है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के वर्क शामिल हैं। ये जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी कंपनियां निर्माण कार्य करने में लगी हैं, वो सभी द्वितीय क्षेत्र में शामिल हैं। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है आपके लिए? तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप सबसे नंबर 1 पे कौन है जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देता है? तो आपका तृतीय क्षेत्र नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद द्वितीय का, फिर प्रथम। ठीक है, तो याद रखिए 3 वाला पहले नंबर पे है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है। याद रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय को बढ़ा देते हैं। राष्ट्रीय आय को बढ़ा दें। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? मान लीजिए किसी के घर में 10 लोग हैं, ठीक है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया कमाएगा तो एक दिन में उस घर की आय कितनी होगी? 1000 रुपये होगी। दोस्तों बस यही राष्ट्रीय आय है। हमारे देश में मान लो 10 लोग रहते हैं और प्रति व्यक्ति कितना आय है? हर व्यक्ति रोज़ कितना कमाता है? 100 रुपये। तो यहाँ पे आय कितना है? 1000 है। ठीक है, मान लो 10 में से 8 व्यक्ति ही कमाते हैं तो हमारी आय कितनी होगी? 800 रुपये हो जाएगी। नेशनल इनकम कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जब नेशनल इनकम 800 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन याद रखो हमेशा नेशनल इनकम को अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ता है। और जनसंख्या कितनी थी? 10। 2 लोग तो नहीं कमा रहे थे, लेकिन बांट देंगे उसको भी, तो हमारा कुल जनसंख्या पर आ जाएगा क्या? एक औसत पैसा कितना आ जाएगा? 80 रुपये आ जाएगा। तो कमा तो रहे थे 100 रुपया, 8 लोग, 2 लोग खाली बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी ये कम हो गया कि नहीं हो गया? कम बताइए, ये कम हो गया ना? किस लिए कम हो गया? क्योंकि कुछ जनसंख्या वहाँ पे खाली बैठी थी। ठीक है, कुछ जनसंख्या वहाँ पे क्या थी? खाली बैठी थी। इस वजह से आपकी जो राष्ट्रीय आय है वो कम हो गई। तो इस बात को फोकस करिए। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जो किसी न किसी काम में लगे हैं, कमा रहे हैं, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, एक बाजार क्रिया होती है, एक गैर बाजार क्रिया होती है।
आर्थिक क्रिया भी दो भाग में बढ़ते हैं, एक बाजार क्रिया, दूसरा गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्यों से जो की गई क्रियाएं होती हैं, जिसमें कुछ न कुछ पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? बाजार क्रियाएं। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या वस्तुओं का उत्पादन भी शामिल है। सबका सब बाजार क्रिया है। लेकिन गैर बाजार क्रिया क्या होती है? तो इसका अभिप्राय किससे होता है? स्व उपयोग के लिए उत्पादन। आप अपने लिए कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या है? गैर बाजार क्रिया है। आप अपने खेतों में कुछ बोया, केवल अपने लिए, बेचने के लिए नहीं, अपने लिए बोया, तो वही क्या है? गैर बाजार क्रिया है। अगर इतना बोया कि कुछ अपने रखा, कुछ बेच दिया, तो क्या है? आपकी बाजार क्रिया है। तो इनमें से जैसे कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोग घर पे गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है, गाड़ी खरीदने के बाद कहते हैं इसको किराए पे नहीं चलवाएंगे, या हम इसको किराए पे नहीं चला, हमारी गाड़ी खरीदेंगे, किराए पे नहीं जाएगी, किराए पे जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे मूर्ख इंसान, उस गाड़ी को अगर घर पे खड़ा कर दिए तो उसकी अगर एक भी दिन आपने चला नहीं तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है क्या रही? ठीक है, उसने कोई भी प्रोडक्टिव काम किया नहीं। यही तो मूर्खता करते हो, यही मूर्खता करते हो, ये गलती मत करो। गाड़ी पे अगर या तो आप चढ़ो, आप नहीं चढ़ रहे हो तो किसी और को चढ़ाओ। गाड़ी का पैसा निकलना चाहिए, प्रतिदिन का इनकम निकलना चाहिए, तब तो जानो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहे हो। गैर बाजार क्रिया में आ गए प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन इसमें आता है। ठीक है, तो वही जो आप अपने से इस्तेमाल करोगे। क्रियाकलाप क्या दे रहा है? क्रियाकलाप में कुछ नहीं होता है, खाली बता रहा है कि आप फला फला काम अपने गांव में कर लीजिएगा। वो छोड़िए, आप वैसे भी गांव में कुछ करने नहीं जा रहे हो, भगवान करे किसी तरह सिलेक्शन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, वही बड़ी बात है कि नहीं? आइए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो श्रम का विभाजन होता है, ठीक है, आमतौर पर महिलाएं घर का कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, घर की सफाई करती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। शकल के पिता बूटा खेतों में काम करते थे, बाजार को उपज में बेचते थे, उपज को बाजार में बेचते थे और परिवार के लिए धन कमाते थे। बाजार को उपज में क्या हो जाता है? ठीक है, तो परिवार के लिए क्या कहते थे? धन कमाते थे। वहीं शीला को उठा लो, शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती थी, मछली बेचती थी, उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। शीला यार इसकी मम्मी की बात कर रहा हूँ, गलती से उसकी याद आ रही, ठीक है, उनकी मम्मी की, बिलास की, ठीक है, बिलास की माँ की बाद में बात करेंगे। तो कह रहा है शीला जो घर का काम कर रही है उसके लिए तुमको कोई भुगतान मिल नहीं रहा है। उनके पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन शीला काम कर रही तो उनको किसी भी तरह का पैसा नहीं मिल रहा है। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। समझ रहे हैं? तो अब उनकी सेवाओं को कहाँ जोड़ोगे? लोग कहेंगे जब इनकम हुआ ही नहीं तो राष्ट्रीय आय में कैसे जोड़ें? उनकी सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जब वो लेबर वर्क करती हैं तभी उनको मिलेगा। कोई बच्ची है, जैसे आप ही हो, अगर यहाँ पे जो भी बहनें हमारी हैं वो नौकरी करेंगी, जब कमाएंगी तभी तो जो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। कि आपके बर्तन मांजोगी बैठ के घर में तो थोड़े शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पुरुष सहयोगी की तरह ही उनकी आय और उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करता है। दोस्तों, अगर व्यक्ति शिक्षित हो गया ना तो उसके जो आर्थिक अवसर हैं उसका वो बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। कैसे उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे उसको कमाना है, उसको रोज़मर्रा के जीवन के खर्चे को पूरा कैसे करना है, एक शिक्षित व्यक्ति बड़े आसानी से चीज़ों को समझ सकता है। और अगर अशिक्षा है तो इन सब चीज़ों से घबरा करके वो कहाँ चला जाएगा? लैला पे चला जाएगा। कहाँ पे? लैला बोले तो दारू पे चला जाएगा। वो एक पैक लगा के आएगा घर पे, फिर समझेगा कि मैं ही राजा हूँ, बाकी सब क्या है? प्रजा है। और बस यहीं से कलह की स्थिति बनेगी और फिर वो परिवार को आगे बढ़ने में सदियों लग जाएगा। और यही होता है। ठीक है, ये कलह की स्थिति बनती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक है। अगर आपके पास स्किल है, आप एजुकेशन में माहिर हो, तो जान लो कि आपकी आय तो होनी ही होनी है। ठीक है, अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर होता है। ये बेइज्जती कर रहा है यार, ऐसा नहीं है, लेकिन बोल रहा है अधिकांश, मानना पड़ेगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। ये भी सही है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं।
इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल, अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। अगर महिला को बच्चा होने वाला तो नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा, तुम जाओ, तुम्हारी जगह हम किसी और को रख लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रसूति अवकाश होता है ये नहीं दिया जाता। लेकिन अभी सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि कम से कम 6 महीने का अवकाश जो है दिया जाना चाहिए, 6 महीने का अवकाश अगर बच्चा होता है तो। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। हाँ, अगर महिलाएं उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लें, उच्च कौशल दिखाएं, तो उस समय पर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कार्य भी पुरुषों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है धीरे धीरे। अब वो कहाँ जा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ रही हैं। ठीक है, वे डॉक्टरी में बढ़ रही हैं और आप देख रहे हो कि किस तरह से वो आगे निकल रही हैं। बहुत अच्छा है दोस्तों। एक बात बताऊं, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानना दोस्तों। अगर जो लड़कियाँ होती हैं ना, बड़ी ईमानदार होती हैं, लड़कियाँ बड़ी ईमानदार होती हैं। ठीक है, और लड़कियाँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे जितना आप अचीव नहीं करते हो ना, उससे ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं और साइलेंटली पढ़ती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो साइलेंटली पढ़ती हैं और मुझे कमेंट भी नहीं करती हैं। ठीक है, कि पता ना चले कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड को ना पता चल जाए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उनके अंदर एक अच्छाई ये होती है दोस्तों कि वे समय का सदुपयोग करना बड़े अच्छे से जानती हैं। लड़कों से अच्छा समय का सदुपयोग कौन करती हैं? लड़कियाँ करती हैं। और देखना, एक न एक दिन दोस्तों लड़कियां लड़कों को पछाड़ करके आगे निकल जाएंगी। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो इतने दिन से दबी थी, ठीक है, और जिसको समाज ने दबा के रखा था, उनको भी आगे बढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और हम तो बिल्कुल सबके साथ हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम तो सबके साथ हैं भाई। ठीक है, और इन दोनों के बीच का भी होगा तो भी मैं उनके भी साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हर लोग दुनिया में जितने भी लोग हैं सब आगे बढ़े, सब पढ़ाई करें, सब आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा, तो ये तो हमारा हो गया था, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता भी पड़ती है, वहाँ भी पहुँच गई हैं। लड़कियाँ पायलट बन चुकी हैं, लड़कियाँ ट्रेन चला ली हैं। अभी माटुंगा स्टेशन का नाम सुना होगा मुंबई में, जहाँ पूरा का पूरा एक स्टेशन लड़कियों के द्वारा चलाया जा रहा है। पूरा वहाँ पे कोई भी आदमी स्टाफ है ही नहीं, पूरा काम लड़कियों के द्वारा। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछो कि वह क्या बनना चाहती है। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता सुनिए, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। बड़ा लंबा लाइन बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आया, पता है, कम समझ में, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, घबराइए मत, टाइम भी हो गया अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या की गुणवत्ता, जो जनसंख्या की, किसी भी जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, कैसे पता चलेगी? जैसे आप ही जनसंख्या हो, इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या है? जनसंख्या ही है, जनसंख्या के भाग है ना। तो जनसंख्या की गुणवत्ता उनकी साक्षरता दर यानी उनकी लिटरेसी रेट, उनकी जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, जो साक्षरता है, जो जीवन प्रत्याशा है, जो स्वास्थ्य है, ये जो स्किल है, ये सब का सब जो है उनकी क्वालिटी में आता है, काउंट किया जाता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। दोस्तों, इनकी जो क्वालिटी होती है लास्ट में यही हमारे देश के ग्रोथ रेट को प्रेजेंट करती है। एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट होता है वो कौन दिखाता है? यही जनसंख्या की गुणवत्ता ही दिखाती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ कहलाती है। जहाँ की जनसंख्या निरक्षर है, जहाँ अस्वस्थ लोग रहते हैं, उनको अर्थव्यवस्था पर बोझ माना जाता है। और साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या हमारे लिए एसेट्स होती हैं, परिसंपत्तियाँ होती हैं। दोस्तों, अगर शिक्षा इतना ही महत्वपूर्ण है तो शिक्षा के बारे में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। सकल, जिस लड़के की बात कर रहे थे, आखिर वो पढ़ा लिखा तभी तो उसे अच्छी नौकरी और अच्छा वेतन मिला। तो अगर आज भी आप सकल की तरह बनना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको भी शिक्षित होना पड़ेगा। सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य को विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान देखने को मिलता है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रीय आय तो जो बढ़ेगी, हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि, हमारे देश की आर्थिक समृद्धि, हर चीज़ में वृद्धि होगा और प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुँच मतलब सबकी पहुंच वहाँ पर हो,
धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में बताया गया दोस्तों कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, छोटे बच्चों को कार्य पे नहीं लगाना चाहिए, इसके लिए प्रावधान किए गए। तो कई सारे प्रावधान चल रहे हैं कि लोगों को शिक्षित किया जाए, और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बहुत अच्छा विद्यालय होता है नवोदय विद्यालय, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। आप देख रहे हो NSDC वगैरह क्या चल रही है, सब जो है स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम ही तो चलाए जा रहे हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 3766.90 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हमने जो शिक्षा पर व्यय किया वो कितना था, 151 करोड़। आज हम 3500 करोड़ से अधिक का व्यय कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, 3500 करोड़ से अधिक का व्यय। ठीक है, उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद के आगे दे रहा है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आगे दे रहा है। तो मैं आपको पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना कि व्यक्ति अब जो क्या हमारे लिए क्या है, वो एक परिसंपत्ति है, हमारे लिए वो जो है एसेट्स है, लाइबिलिटी नहीं है। ये देखिए एक उदाहरण के रूप में दे रहा है दोस्तों, 1951 में व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, व्यक्ति तो यहाँ पर है, लेकिन महिलाओं पुरुष में एक अंतर देखा जा रहा था, आधे का अंतर था। ठीक है, हमने और अब देखिए यही चीज़ें, तो ये अंतर काफ़ी दूर हो चुका है। ये अंतर देख रहे हो आप, काफ़ी दूर हो चुका है। और अभी अगर 2011 के बाद की कंडीशन आप देखोगे तो ये अंतर और भी कम हो गया है, धीरे धीरे ये अंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कहीं पे जो है बहुत सारे चीज़ें दे रहा है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा उत्तर आरेख में, जो भी इंपॉर्टेंट हमारा, पहले वहाँ पर चलते हैं, अपने टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है इनके प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर जो व्यय था दोस्तों, वो 1951 से 52 के दौरान 0.64% से बढ़कर, ठीक है, 2013-14 में 3.3% बजटीय अनुमान के अनुसार, ठीक है, इतना हो गया। 2013-14 का आंकड़ा दे रहा है। इससे साक्षरता की दर 1951 के 18% से बढ़कर 74% हो गई। आज भी जो है हमारे देश की जनसंख्या अगर हम देखें कि कितने % जो है साक्षरता है, तो ये साक्षरता कितनी है, 74%। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। यानी शिक्षा सभी नागरिकों को दिया जाना अति आवश्यक है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अंतर पाया गया है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं पर आज भी बहुत सारे लोग फोकस्ड नहीं हैं, उनको पढ़ाने को लेकर के राज़ी नहीं है। लेकिन ये आंकड़ा 1951 से आप तुलना करोगे तो बढ़ा ही है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अगर नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर साक्षरता दर 16% अधिक है। नगरीय क्षेत्रों में 16% अधिक है साक्षरता दर। ठीक है, वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर कितनी थी, 94% थी। अभी तो ये 100% पूरी हो चुकी है। ठीक है, 94% थी, जबकि बिहार में 62% ही थी। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्गीकरण को लेकर देखा जाए, जैसे आदमी महिलाओं को लेकर देखा तो वहाँ पे अलग है, गांव शहर को लेकर देखा तो वहाँ भी अलग है, अलग अलग राज्यों को देखा तो वहाँ भी अलग अलग है। मतलब इसमें बड़ा भेद है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से भी अधिक गाँव में फैल चुकी है। ठीक है, 5 लाख से भी 6 लाख कुछ हज़ार गाँव हैं। ठीक है, जिसमें से 5 लाख से भी अधिक गांव में प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ देने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। बच्चे क्या करते हैं, एक तो यहाँ पे शिक्षा का निम्न स्तर है, मतलब टीचर के पास जितनी गुणवत्ता होनी चाहिए उतनी है नहीं, उतने मापदंड ठीक ढंग से है नहीं। आप तमाम वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, प्राथमिक स्कूल के, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगहों पर दोस्तों बहुत दुर्व्यवस्था है। ठीक है, और कुछ जगह तो ये हाल है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं नाम लिखाते हैं, लेकिन अंत में वो स्कूल किसी न किसी वजह से छोड़ देते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई और शिक्षा बाधित होती है। 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक
शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया। 2010 में क्या किया गया, एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि सभी लोगों को शिक्षा दिया जाए। ठीक है, राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सेतु पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया। स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए कि किसी भी तरह बच्चे जो है लौट कर स्कूल की तरफ आएँ। ठीक है, ये सारे काम किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई, जिसको हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। 1995 में दोस्तों मिड डे मील की शुरुआत की गई। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं अगर भोजन की दिक्कत है तो बच्चे स्कूल में भोजन करें, लेकिन कम से कम वो पढ़ने आएँ। ठीक है, इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन यार जो आप देख ही रहे हो कि इस तरह की शिक्षा में शिक्षा तो मिल जा रही है, लेकिन जो स्किल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप ही बताओ, आप आज 6 से लेके 12 तक पढ़ के आए हो, फिर आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, ये ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हो, ये विषय क्यों पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि हकीकत यही है कि आपने बचपन में कुछ नहीं पढ़ा या आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया। हकीकत तो है कि विषय वस्तु के बारे में तो इतना पता ही नहीं था। आज तो हमें देखने के बाद ये लगता है, खुद मुझे भी लगता है दोस्तों, कि मतलब ये सारी चीज़ हमारे बचपन में थी, लेकिन हमको जो है हमारे शिक्षकों ने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में तो एनसीईआरटी चलती नहीं थी। सरकार को इस बात पर फोकस होना चाहिए कि एनसीईआरटी चलाए, बच्चों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करे, व्यवस्था ना करे, उत्तम व्यवस्था। 11वीं योजना में योजना अवधि के अंत तक उच्च शिक्षा में 18 से लेकर 23 वर्ष आयु के वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि हुई। ठीक है, और 2011-12 एवं 21% की वृद्धि 12वीं योजना तक करने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वृद्धि तो हुई है। ठीक है, छोटे छोटे आंकड़े हैं, इनको आप याद रखिएगा। जल्दी मैं आपको जनसंख्या के आंकड़े प्रोवाइड करूंगा, तो ये पुराने आंकड़ों को मत याद रखिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी आंकड़े थे मैं आपको वो याद कराऊंगा, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आएंगे। और ज़्यादा पढ़ लोगे तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, याद नहीं रहोगे या गलत कर दोगे। ठीक है, यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक जाल बिछाने पर केंद्रित है। दोस्तों, ये सारी योजनाएं जो चल रही हैं कर क्या रही हैं? तो हमारे जनसंख्या में शिक्षा के स्तर को बढ़ा रही हैं, वृद्धि कर रही हैं, शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ा रही हैं। राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है, उसको राज्यों ने स्वीकार किया है। ठीक है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूरा का पूरा एक जाल बिछाया जा रहा है, ताकि सभी व्यक्तियों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। कई सारे मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए हैं। जो लोग स्कूल नहीं पहुंच सकते उनको डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। आज यूट्यूब ने क्या किया है? आज यूट्यूब ने शिक्षा के मामले में एक बड़ा परिवर्तन लेके आया है। ठीक है, आज यूट्यूब पर आप इतनी सारी चीज़ें बैठे देख रहे हो। मैं दुनिया के एक कोने से पढ़ा रहा हूँ, आप अलग अलग राज्यों के अलग अलग कोने से बैठ के पढ़ रहे हो। ये कैसे संभव है? तो आज इस सोशल मीडिया ने एक तरफ अगर दुनिया को बर्बाद करने पे तुला है, तो एक तरफ दुनिया को आबाद भी। अरे बर्बाद कौन हो रहा है? जो दिन भर बैठ के गेम खेल रहा है। कई लोग तो कैंडी क्रश में अपना टाइम वेस्ट किए पड़े हैं। कई लोगों को तो पूछो लाइक चलाने में बिजी हैं, कई लोगों तो म्यूजिकली में बिजी हैं। वही उनकी ज़िंदगी हो गई है। एक लत लग गया है लोगों को ये सब काम करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप उभरो और आगे निकलो। इसका इस्तेमाल करना सीखो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम अपने आप को कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अरे यार 50 साल की बात करोगे तो वृद्धि तो हुई है। बहुत सारे दिन प्रतिदिन स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या खुल रहा है? बस मान्यता मिल रही है स्कूलों की गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है। शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है, विद्यालय बढ़ रहे हैं। मैं देखो घनघोर विरोधी इंसान हूँ, बहुत विरोध करता हूँ, गलत चीज़ों का एकदम खुल के विरोध करता हूँ। 1951 से 2011-12 एवं 12-13 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन, अध्यापकों की भर्ती, इन सभी में वृद्धि हुआ है। इन सभी में वृद्धि देखने को मिला। एक आंकड़ा यहाँ पर आपको दे रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी इसको देख लीजिए। 1950-51 और 12-13 की सीधे बात करूँगा। 1950-51 जिस समय देश आज़ाद हुआ दोस्तों, उसमें 750 विद्यालय थे। आज वहीं 37,000 से अधिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। 2012-13 तक विश्वविद्यालयों की संख्या खाली 30 थी, आज 723 से अधिक विद्यालय खुल चुके हैं। जो विद्यार्थी थे नामांकन वाले वो कितने थे? 2,63,000। आज 28.5 लाख लोग नामांकित किए जाते हैं। ठीक है, शिक्षक 24,000। शिक्षकों की तो वही नहीं दिया, डेटा ही नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखिए।
अब आप सोच रहे हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए या फिर 1950-51 से वर्ष 98-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, या भावी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आपका क्या विचार है। तो बहुत सारे विचार हैं, आप इसको सोचिए विचारिए। तब तक आगे हम अगली टॉपिक पढ़ाते हैं आपको स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में देखिए क्या बता रहा है। कह रहा फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाता। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो बताइए आपको काम पर कौन रखेगा? कोई रखेगा आपके काम पर? नहीं, कोई नहीं काम पर रखेगा। मतलब स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है जितना शिक्षा का होना जरूरी है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। जो लोग अस्वस्थ होते हैं वो किसी संगठन के लिए क्या बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। नहीं तो यही जनसंख्या हमारे लिए क्या हो जाएगी? बोझ हो जाएगी। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी शिक्षा पहुंच को बेहतर बनाना। मतलब कि बहुत सारी ऐसी राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई जिसके तहत जो अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग हैं, जैसे जो ST वर्ग के लोग हैं, जो उनके पास अभाव है चीज़ों का, उनके तक ये व्यवस्थाएं पहुंचाई जा रही हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2011 में 66 वर्ष से अधिक हो गई। जीवन प्रत्याशा मतलब एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष तक जी सकता है, तो 66 वर्ष हमारे यहाँ की जीवन प्रत्याशा हो गई। जापान की बात करोगे तो 80+ वहाँ की जीवन प्रत्याशा है, 80+। ठीक है। शिशु मृत्यु दर दोस्तों 1951 में 147 से घटकर कितना हो गई? 42 पर आ गई। 2012 में कितने पर आ गई? 42 में। सब आपको नया डेटा बनाऊंगा तब याद करिएगा। इस अवधि में अशोधित जन्म दर वो गिर करके 22.1 और मृत्यु दर 7 पर आ गई। ठीक है, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर ये 22.1 और 7 पर आ गई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। दोस्तों ये सब पता क्यों बता रहा हूँ आपको? देखो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, देखो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में विकास तो हुआ ना, हॉस्पिटल खुले हैं और इसकी वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मर नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर 5 बच्चे पैदा हुए, 5 में से 3 मर गए, 2 ही बचे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। आज ये 3 को मरने नहीं दिया जा रहा। आज 5 में तो नहीं मर रहे हैं, अगर हाँ 100 में बात करोगे तो हो सकता है 1 मर जाए। 100 में भी नहीं, 1000 पर दोस्तों, 1000 पर आपको थोड़े ही मिलेंगे। ठीक है, तो 1000 लोगों पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, कितने बच्चों की वही मृत्यु दर होती है, शिशु मृत्यु दर। तो आगे सब आपको नया डेटा दूंगा तो उसके आधार पर आप याद करिएगा। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। भावी प्रगति के साथ साथ आंकने के लिए भी इसको उपयोगी होता है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। ठीक है, शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। दोस्तों आज सरकार ने इसकी पर्याप्त व्यवस्था की है। बचपन में नहीं देखते आपको टीका लगने के लिए आता है, पोलियो का प्रोग्राम चलता है, माताओं के लिए भी तमाम सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जैसे उनको बच्चा होगा तो उनको किट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। वहीं पर देखिए बता रहा है कि हॉस्पिटल और औषधालय, अस्पताल, बिस्तर, डॉक्टर, नर्सिंग होम, इन सब चीज़ों में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप ऐसे ही देख लो। और आगे दिखा रहा है आपको क्रियाकलाप दिखा रहा है, तो क्रियाकलाप से कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो आप, यहाँ पे भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज हैं और केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। उत्तर भारत में आप मेडिकल कॉलेज की संख्या देखो बहुत कम है। बेरोजगारी की बात करूं, सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू, बहन और सीतू अपना समय समय पर खेलने, घूमने फिरने में गुजारा करते थे। क्या आप शीला, जीतू या सीतू को बेरोजगार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में उसके चाचा भी बेरोजगार थे जिनको कुछ नौकरी नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ये सभी घर में बेरोजगार थे। बेरोजगार मतलब एक ही व्यक्ति पे सब डिपेंड थे।
ठीक है, कि वो कमा के लाएंगे और उसी से घर का खर्च चलेगा। तो आप ऐसा मत होने दीजिए। हर व्यक्तियों का एक प्रोडक्शन होना चाहिए। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं। भाई प्रचलित बेरोजगारी किसको कहा जाता है? याद रखो, जब व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो और वो रोजगार न प्राप्त करके तब। अब बच्चों को आप रोजगार पे थोड़ा डाल दोगे, वो वहाँ पे बेरोजगार नहीं है, बच्चे बेरोजगार नहीं है। हाँ, माँ को भी आप बेरोजगार ठहरा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको भी चाहिए कि कोई प्रोडक्टिव काम वहाँ पे करें। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर एक वर्ड लगा रहा है आपको, इच्छुक। तो पहली बात तो इच्छुक होना चाहिए। जो इच्छुक लोग हैं अगर वो रोजगार नहीं पा रहे हैं तो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आज हमारे देश में क्या स्थिति, यही स्थिति तो है कि आप नहीं चाह रहे हो नौकरी करना, इच्छा तो है रोजगार की लेकिन मिल नहीं रही है, तो मेहनत कर रहे हैं। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं तो उनकी गिनती हम श्रम शक्ति में जनसंख्या में नहीं होगी, ना ही जीतू की, ना ही सीतू की, ना ही शीला की, क्योंकि शीला यहाँ पर इच्छुक नहीं है। तो ठीक है, तो जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। बताइए, बेरोजगार कहेंगे या नहीं कहेंगे? ठीक है, तो याद रखिए, आप डिसाइड करिए कि इसको बेरोजगार कहा जाए या ना कहा जाए। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं। श्रम बल में कौन कौन शामिल होता है? जिनकी उम्र, अभी देखो ऊपर के क्वेश्चन को आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। पहली बात तो आपको यही नहीं पता है कि हम किसको शामिल करें किसको ना शामिल करें। डिसाइड तो होना चाहिए। अभी मैं कहूँ कि आपके घर में एकदम बच्चा पैदा हुआ, अभी कल ही पैदा हुआ, आप कहोगे वो बेरोजगार है? वो बेरोजगार है? ठीक है। आप कहोगे 5 साल का बच्चा भी काम करना चाह रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या वो बेरोजगार है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। इच्छा भी मायने रखती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है। जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। कितने से? 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हैं, इनको श्रम बल जनसंख्या में काउंट किया जाता है। सकल के भाई और बहन इस आयु के वर्ग में नहीं आते हैं तो उनको नहीं काउंट किया जाएगा, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वो अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, उससे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे इस वर्ग में आ तो रही है लेकिन वो इच्छुक नहीं, इसके बदले में वो घर के कामकाज देख रही है क्योंकि वो भी ज़रूरी है, तो ऐसे में उसको भी बेरोजगार नहीं कहा जाता। सकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनको अब डिपेंडेंट में शामिल किया जाएगा। बूढ़े माता पिता को किस में शामिल किया जाता है? डिपेंडेंट में। ठीक है, वो आप पर आश्रित हैं। ठीक है, भारत उसके चाचा को बेरोजगार कहोगे, क्यों? क्योंकि वो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करके घर बैठे हैं, वो बेरोजगार है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, दोनों जगह पे बेरोजगारी है। तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है, लेकिन दोनों में बेरोजगारी का जो नेचर है वो अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कैसी? मौसमी बेरोजगारी। जैसे गेहूं के खेत में मतलब बो लिए, बुआई करने के बाद घर पे बैठे हैं, काहे लिए? वगोर रहे हैं कि बाद में उसकी कटाई करनी होगी, तो ये टाइम पीरियड जो बीच का है तो लॉस हो रहा है ना। और इसी तरह से होता है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित लोग हैं लेकिन उनको अपनी शिक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी है। गांव में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। पिछले चैप्टर हम लोगों ने देखा था ना, जो जमींदार के यहाँ हार्वेस्टर आ गया था, तो अब जो महिला थी वो बात कर रही थी कि इस बार हमको रोजगार नहीं मिल पाएगा, हमको ईंट भट्टा पे जाना पड़ेगा काम करने। वो बेरोजगार है, वो आदमी बेरोजगार था जो दूसरे के यहाँ काम करने के लिए मजबूर था, उसके बावजूद उसको काम नहीं मिल रहा था। तो कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई और निराई और गुड़ाई होती है। ठीक है, कुछ विशेष महीनों में किसी पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिलता। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते तो हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है, ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, आवश्यकता से अधिक लोगों के द्वारा काम किया जाना। किसी काम में मान लो 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उनमें से 8 लोग लगे होते हैं। घर में 8 सदस्य हैं, सब लगे हैं, काम 5 ही लोग का है, लगे कितने लोग हैं? 8 लोग, तो बाकी 3 लोग क्या घास छील रहे हैं वहाँ पे?
ठीक है, क्या कर रहे हैं बाकी 3 लोग, क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी को समाप्त कर रहे हैं, इनको बाहर निकल के कुछ अनेक और काम भी करना चाहिए। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं और यही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये तीनों इसी खेत में काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए अंशदान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर आपके रुकने से वहाँ पर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तब तो जान लो कि आप जो है प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। अगर आपके रुकने से बढ़ोतरी नहीं होती तो आप किसी भी तरह का प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई भी कमी नहीं आएगी। मतलब एक ऐसी बेरोजगारी है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। खेतों में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 लोग अतिरिक्त हैं, तो यही क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्रों के मामले में बात करते हैं तो यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करके स्नातक, स्नातकोत्तर, डिग्रीधारी मतलब B.Ed, M.Ed सब कुछ करके बैठे हैं, उसके बाद भी रोजगार पाने में असमर्थ हैं। यह अध्ययन में बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तरों युवकों में बेरोजगारी अधिक है। मतलब आप जितना ऊपर जाओगे आप उतनी बेरोजगारी को पाओगे। क्यों? क्योंकि एक दिन का काम नहीं, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, ठीक है, और काफ़ी दिनों से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने 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 आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी भी विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। दोस्तों, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आवश्यक जो तकनीकी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जितने स्किल्ड लोग चाहिए, उनके अंदर स्किल की भी कमी है। तो बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, ठीक है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। हमने जिस पुरुषों के बारे में कहा, जिन लोगों के बारे में कहा कि ये हमारे लिए एसेट्स हैं, जिस जनसंख्या को हमने एसेट्स कहा, उस जनसंख्या पे हमने स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करने के बाद भी उनको एसेट्स बना नहीं पाए। हमने क्या कहा था? हमने शुरू में कहा था कि अगर उन पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर दो तो वो एसेट्स हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने खर्च किया, उसके बाद भी एसेट्स नहीं बन पाए। मतलब कि बेरोजगारी बढ़ती गई और धीरे धीरे यही एसेट्स क्या हुआ, ज़बरदस्ती हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। कैसे सही हो, कैसे इन चीज़ों को सही किया जाए, तो पहले चैप्टर खत्म करो, बता रहे हैं, ठीक है। कितना बचा है? थोड़ा सा और बचा है। बेरोजगारी से अधिक बोझ में वृद्धि होती है। बेरोजगारी से धीरे धीरे बोझ बढ़ता जाता है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, मतलब व्यक्ति केवल इतना ही कमाए कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, तो ऐसे में वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है, धीरे धीरे गिरावट आती है। यह स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होता है, ठीक है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, बहुत तेजी के साथ प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। जो मंदी आने पर जो देश का हाल होता है, वही हाल होता है बेरोजगारी के बढ़ने से। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है। क्यों? क्योंकि भाई आदमी शिक्षित नहीं होगा, अपने इच्छा के अनुसार काम नहीं पाएगा, तो संसाधनों की बर्बादी ही करेगा। जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था, जिनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी बर्बाद करेगा। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो ये स्वाभाविक ही अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो निम्न नहीं, अब ये उच्च हो चुका है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में किया जाता है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बेरोजगारी है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं हो पाती। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद करते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उसे कितनी भी कम राशि की प्राप्ति हो, कितनी भी कम कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता तो नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता रहता है। इस तरह से कृषि क्षेत्र
कहाँ चला जा रहा है मेरे भाई, एक सेकंड रुको अब। हाँ, इस तरह से कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को हमें मिलती है, ठीक है। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाई में कमी लाती है, ठीक है। तो जो बेरोजगार हैं वो चाहते हैं कि चलो भैया कुछ नहीं कर पाए तो आओ घर पे आओ, खेती काम करो, यहीं पर लगो, ठीक है। लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करता रहता है। जितने भी एक्स्ट्रा लोग रहते हैं समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं कि कोनो काम मिल जाए, कुछ नहीं मिला तो पासपोर्ट बना के चले जाएं सऊदी अरब, वहाँ जाके भेड़ बकरी चलाएं। अपने देश में नहीं चराएंगे, वहाँ जाके भेड़ बकरी चराएंगे। अरे यार दिमाग को चलाओ, कुछ काम करो। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी करो, बिना सरकारी नौकरी के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ? नहीं, उसके बाद भी आप देश की सेवा कर सकते हो, हित कर सकते हो, कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस इरादे नेक होने चाहिए, है कि नहीं? इरादे नेक होने चाहिए। तो आप आगे बढ़िए। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन सा है? तो इस समय कृषि हो गए। बताओ, अवशोषण कर रहा है, एक समय में यही आगे था, आज अवशोषण कर रहा है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है, थोड़ी सी कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। लोग निकले हैं खेतों से, जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो जाके कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, 2 पैसा कमाएं, ठीक है। बाप डंडा लेके भेज दे रहे हैं, भाग यहाँ से, भाग जाओ कमा के लाओ पैसा, ठीक है। तो चल रहा है काम। द्वितीय क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण, ठीक है, जहाँ पर छोटे मोटे इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, वहाँ पर श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण भी है। वहाँ पर लेबर हैं लेकिन उनका भी अभिशोषण किया जा रहा है। तृतीय क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर किसको नौकरी मिलेगी? जो लोग जिनका स्किल मजबूत हो। आइए जानने के लिए कहानी पढ़ते हैं। गाँव की कहानी पढ़ा रहा है आपको। कितना टाइम हो गया? अरे यार 1 घंटा हो गया। कितना बचा है? बस समाप्त है, कोई दिक्कत नहीं, फतह करने वाले हम लोग। एक गांव की कहानी सुना रहा है कि एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह से प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता को स्वयं ही पूरा कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला लिया कि मेरा बेटा कृषि महाविद्यालय में जाएगा। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गाँव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम भी सृजित हो गया, एक नया काम भी शुरू हो गया, ठीक है। वहीं उसकी पूर्ति हुई, ठीक है, वहीं उसका मतलब वहीं प्रोडक्शन भी होता था, वहीं से सप्लाई भी शुरू हो गई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांवों को बेच दी। उन्हें इससे अच्छा खासा लाभ हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? उसने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया कि हमारे गांव में एक स्कूल खुले। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल भी खोला। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। इस गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी। प्रोडक्टिव काम हो रहा है कि नहीं? क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे और खुद से अपने कपड़े नहीं सिलते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय भी अब धीरे धीरे क्या होने लगा? बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे। अब उनका समय बचने लगा तो अपना समय किस पे देने लगे? खेतों में। इसलिए उपज भी बढ़ गई, वहाँ का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। यह समृद्धि का प्रारंभ था। यहाँ से उनकी क्या हुई? समृद्धि स्टार्ट हुई। किसानों के पास उपभोग के लिए अधिक वस्तुएं थी। अब वे उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहाँ प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियरिंग, अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। धीरे धीरे गांव बाजार में तब्दील हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित कर दिया। और धीरे धीरे गांव ने अपनी अगल बगल के गांव में एक नई पहचान बनाई, क्योंकि यहाँ बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ते थे, आगे गए, नौकरी किए, नौकरी करने के बाद अपने गाँव में कुछ न कुछ उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनका गांव आगे बढ़े।
जिससे उनका नाम रोशन हो, उनके गांव का नाम रोशन हो, उनके समाज का नाम रोशन हो। इस तरह से अगल बगल के क्षेत्रों में वो गांव क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो आप बहाना नहीं कर सकते हो कि हमें जो है पढ़ने का अवसर नहीं मिला। दोस्तों सारांश क्या आपको मिला इस पूरे चैप्टर से, वो पढ़ लीजिए, जरूरी है। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों के अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों में रहने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हमने बेरोजगारी से जुड़ी भी समस्याओं के बारे में पढ़ा। अंततः अध्याय एक गाँव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है ना, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस एनसीईआरटी को कवर करते चलेंगे तो विश्वास करिए दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई मेरे साथ आप 15 दिन रुको, 15 दिन में इकोनॉमिक्स में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, विश्वास रखो, ठीक है। क्योंकि शुरुआत मैंने वहाँ से किया है जो शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके चैनल पे किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ दोस्तों उस एडवर्टीजमेंट को स्किप मत किया करिए, और ऊपर कोशिश करिए एक विजिट एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन देता है, तो अगर वहाँ पे चले जाएंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सुनिए, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नया देता रहूँगा। तो दिन भर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, पूरा दिन का एक शेड्यूल बना दीजिए कि मुझे 7-8 घंटा जो स्टडी 91 पे देना है, पढ़ना है, कुछ करना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, एकदम दिमाग में इतना बैठा लीजिए, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलता हूँ, अब 10 बज गया, अभी खाना भी बनाना है यार, उसके बाद खाना भी है, शादी भी हो गई, उसके बाद भी ये सब करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।